वालेकुम स्टूडेंट्स उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान के आइन का जिक्र कर रहे थे। इसका पार्ट बी है, लेक्चर नंबर 7 है। वीक 3 में हम एंटर हो चुके हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन के हमने साइलेंट फीचर्स को ओवरव्यू देख लिया था और फिर हमने बुक का भी ओवरव्यू कर लिया था, इंग्लिश बुक का भी और उर्दू बुक का भी। और मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर में उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ भी लेंगे कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं। पूरा आइन पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, उनको स्टडी करते हैं, फिर एंड में हम इसके क्वेश्चन जिक्र करेंगे। तो अच्छा, मैंने पेज खोला था अमेंडमेंट्स के हवाले से, तो ये भी आप देख लेगा। इसमें पाकिस्तान की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं पहली से लेकर 26 तक, उनका एक बहुत ही आसान अल्फाज में बताया गया हुआ है। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि 73 का आइन आया तो 74 में ही 2 अमेंडमेंट्स आ गई थी। फिर 75 में आप देख सकते हैं 1 2, फिर 76 में मज़ीद 2, फिर 77, 85, 87, यानी 7 अमेंडमेंट्स 4 साल के अंदर आ गई थी। फिर 77 से 85 ये जो डिक्टेटरशिप का दौर है ज़िया का, इस दौरान फिर अमेंडमेंट्स नहीं आई थी। उसके बाद आप देखें तो कसरत से अमेंडमेंट्स आई जा रही हैं, हर 2 साल बाद जो है कोई ना कोई एक अमेंडमेंट आती रहती है। बहरहाल ये हमारा आगे चैप्टर भी आएगा और हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अमेंडमेंट्स को। और अमेंडमेंट्स जितनी भी हैं बहुत दिलचस्प हैं और उनको समझना पड़ता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब आइन हो गया था और उसमें सब लोग मुत्तफिक थे तो क्यों ज़रूरत पड़ी थी अमेंडमेंट्स लाने की। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, मैंने शायद आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। तो आप लोग स्टडी करके बताएं कि किसने पाकिस्तान के आइन में, जिस तरह इंडिया का मैंने बताया था अम्बेडकर, और गालिबन पिछले लेक्चर में उस लेक्चर में मैंने नाम भी जिक्र किया हुआ है कि पाकिस्तान के आइन को किसने ड्राफ्ट किया था। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, बहुत अजीम कानूनदान गुजरे, तो उनका नाम आप ज़रूर बताएं। तो हम बुक को खोलते हैं, हम पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या है पाकिस्तान के आइन की, 73 के आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमें नहीं पढ़ना, हमें डायरेक्ट 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। और ये क्या कहता है, ये वही बातें, हम उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे कि 17 अप्रैल को आया और 14 अगस्त को नाफिज अमल हुआ। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर इस्लाम and was ensured that all legislation will be done in the light of Quran and Sunnah। पाकिस्तान के आइन में ये बात लिखी है कि तमाम फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए जाएंगे। इस मकसद के लिए इस्लामिक एडवाइजरी कमीशन का काम अमल में लाया गया। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शुड बी मुस्लिम, ये मैंने आपको बताया था। और कुरान और इस्लाम की टीचिंग मस्ट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वफाकी आइन है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ फेडरेशन। अच्छा, यहाँ एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूँ मैं कि एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन। कुछ मुल्कों को कहा जाता है फेडरल स्टेट्स, कुछ होती हैं कॉन्फेडरेशंस। इनमें फ़र्क क्या है और कौन से ऐसे मुल्क हैं जो कॉन्फेडरेशन है, और ये फ़र्क आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो आज 2 सवाल तो यहाँ पे हो गए। एक, पाकिस्तान के आइन को किसने तहरीर किया था, कौन मास्टरमाइंड था इसमें। और दूसरा, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या फ़र्क है। In the Constitution, two different lists of the subject on which the legislation will be required are given out. Which one is federal and second one is associated list of subjects। तो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी यहाँ पे। ये आइन कहता है प्रोविजनल ऑटोनॉमी, जहाँ पे हमने पिछला लेक्चर क्लोज किया था। प्रोविजनल ऑटोनॉमी होती है सूबाई खुद मुख्तारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के हवाले से एक टर्म जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इससे आप में से कितने लोग वाकिफ हैं कंकरेंट लिस्ट। इसको अगर मैं आप लोग को बताऊं, कंकरेंट लिस्ट पाकिस्तान, तो ये हमारा टॉपिक तो नहीं है। तो कंकरेंट लिस्ट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा सूबाई खुद मुख्तारी, लोकल गवर्नमेंट्स, यूनियन, ट्रेड्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, आप लोग को जो मैं टॉपिक से हट के जो दूसरी चीज़ें बताता हूँ उसका मकसद ये है कि आप लोग को जनरल नॉलेज में इजाफा होता रहे।
प्रोविजनल ऑटोनॉमी कहती है कि द सब्जेक्ट गिवन इन द फेडरल लिस्ट आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद में होनी चाहिए सब चीज़ें, वाइल इन द प्रोविजनल मैटर प्रोविंसेस एंजॉय फुल ऑटोनॉमी, सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल है। ऑल द provinces participate in the federal matters through the equally represented senate. senators जो इलेक्ट होते हैं वो इक्वल सीट पे होते हैं, और जो नेशनल असेंबली की सीटें होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अकॉर्डिंग टू आबादी, पॉपुलेशन के हिसाब से। कराची में जैसे 23 या 24 नेशनल असेंबली की सीट है, क्योंकि 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, अगरचे है 3 करोड़, लेकिन इसे सेंसस में जो है वो कम करके बताया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी आपको पता है प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि हमारी आधी आबादी जो है वो कम कर दी गई है शहर की। इसी तरह पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का मैंने बताया था। नेशनल लैंग्वेज का जिक्र है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बहुत ज़रूरी है। जो डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे जुडिशरी उसके ज़ेर तसल्लुत होती है, और इसी तरह बादशाहत में अदलिया आज़ाद नहीं होती हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, मिक्स्ड इकनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी आर फॉर गाइडिंग द नेशन एंड टू फॉलो दोस is government most important duty. The policy principle introduced in the constitution express the promotion of Islamic way of life, elimination of language, sectarian and provisional prejudice. ठीक है, इसमें कुछ उसूल और ज़ाब्ते बताए गए। इसमें यह कि आपने जो है मुल्क के अंदर एजुकेशन को फ्री करना है, हेल्थ को रखना है, लोगों के साथ नस्ली बर्ताव नहीं करना, फ़िरका वाराना फसाद से दूर रहना है, ज़बानी तासुब से दूर रहना है। मिक्स्ड इकनॉमी, एक होती है आपको पता है कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट इकनॉमी होती है, एक मिक्स्ड इकनॉमी होती है। ठीक है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन हमारे यहाँ मौजूद है। इसी तरह इसका आपको पता होगा कि भुट्टो के दौर में बहुत सारी चीज़ें नेशनलाइज, जिसे कौमियाना कहा जाता है उर्दू में, कर दी गई थी। तो मिक्स्ड इकनॉमी इसके अंदर है। हुकूमत चाहे तो अपनी तहवील में भी ले सकती है, और हुकूमत चाहे तो प्राइवेटाइज भी कर सकती है। जैसे स्टील मिल की बात हो रही है प्राइवेटाइज करने की, या पीआईए की बात हो रही है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, दिवालिया हो रहा है। इसी तरह रिटन एंड स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप लोग ज़रूर लिखेगा। इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, ये सबको मालूम होनी चाहिए। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है अगेन, कि हाउ मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिवियर डिसलॉयल्टी, ये आर्टिकल 6 के ऊपर है, कि अगर कोई डिसलॉयल होगा तो उसको संगीन गद्दारी का, ट्रीजन की उसको सज़ा दी जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का जिक्र है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके 3 डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनको 3 तकोन भी कहा जाता है, ट्रायंगल। लेजिस्लेटिव जो है वो और अच्छा, इनके बारे में आप लोग को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये रिपीटेशन होगी। हमने जब तारुफी क्लासेस करी थी इसकी, सिविक्स की, तो उसमें हमने डिटेल पढ़ा था, लेजिस्लेशन को भी पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव को भी पढ़ा था, जुडिशरी को भी। नेशनल असेंबली के बारे में थोड़ा है कि पंजाब की आप लोग सीटें याद कर लें किसकी कितनी है। पंजाब की 115 है। अच्छा, ये अभी की नहीं बता रहा, 1978 की अमेंडमेंट की बता रहा है। 78 में जो अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें 217 सीटें थी। तो मौजूदा कितनी सीटें हैं वो भी गालिबन हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह सेनेट के हवाले से हैं 100 सीटें। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है सेनेट का। और अभी मौजूदा इलेक्शन हुए सेनेट के, उसमें आपने देख लिया कि किस तरह इसको मुंतखब किया जाता है। इसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसके मेंबरान। पावर का जिक्र है कि किसको क्या पावर और इख्तियारात हैं। आइन के हिसाब से फौज भी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर के, तो उसको भी आप ये नहीं समझ सकते कि पावर में वो ज़्यादा ऊपर है। ये सबका जिक्र है इसमें। पावर का नंबर 1 लेजिस्लेशन के हवाले से जिक्र है। सुपरविजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की कितनी पावर है, फाइनेंशियल पावर्स किसको दी गई हैं, वही एनएफसी अवार्ड्स का जिक्र आ जाता है इसमें। जुडिशल पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुमोटो जो ले लेती है। इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस है। इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रेसिडेंट की कितने पावर हैं। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट जिक्र है। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन जब मुशर्रफ का दौर आया तो उसने टिट्टा पावर ले ली थी। इसी तरह ज़िया के दौर में
उसने प्रेसिडेंट को पावर दे दी थी 8 अमेंडमेंट में। डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी मुशर्रफ के दौर की मशहूर है। 7 नवंबर तक गालबन मुशर्रफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त भी आइन मुअत्तल हो जाता है। ये आप कह सकते हैं सेमी मार्शल लॉ होता है। 2007 पाकिस्तानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जिसमें आइन को मुअत्तल कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट जो चाहता है वो कर सकता है। इसकी डेट आप लोग नोट कर लें। ये हुई थी 6 अक्टूबर 2007 को, नहीं नवंबर तक गालबन 28 नवंबर, 25 दिन की थी। 25 दिन की थी, 7 नवंबर से 28 नवंबर तक। 7 नहीं होगा फिर ये, अगर 28 नवंबर तक है तो 25 दिन किस तरह बनेंगे? 3 नवंबर से 28 नवंबर तक। और इसमें क्या किया गया था और कितना प्रेशर आया था कि इसने फ़ौरन इसको मुअत्तल किया गया था। इसी तरह अच्छा, आइन इजाज़त देता है इमरजेंसी नाफिज करने की, लेकिन उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ था। इसी तरह अदलिया की तहरीक चली थी, जब अदलिया में उसने पीएसओ के तहत, पीसीओ के तहत जजेस, ये भी हमारे आइन का एक हिस्सा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इसको स्टडी करना चाहे। कि वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं जो आप लोग को जस्ट फॉर नॉलेज शेयरिंग, पीसीओ जजेस, ये आप लोग ज़रूर उसको स्टडी करेगा क्या होता है ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अच्छा, इसके तहत जिन जजेस ने हलफ लिया था उनको बाद में बहुत बुरा भला कहा गया और अक्सरियत की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। 2009 में आपको पता है ये ले लिया, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उनको जो है 2 साल उन्होंने तहरीक चलाई थी अदलिया की बहाली की। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, उसकी जो कैबिनेट होती है, काबीना जिसे हम कहते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, मुशीर होते हैं, कितनी ले सकता है और सबका रोल डिफाइन है। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस की भी है। अगर आप लोग हियरिंग सुनते हैं नेशनल असेंबली की, सेनेट की, या अखबारात पढ़ते हैं, तो आप लोग को ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में, और ये सब चीज़ें आइन के अंदर डिफाइन है डिफेंस मैटर्स के हवाले से। तो इस बुक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है और हैरानी आपको होगी कि ये जस्ट मैट्रिक लेवल की बुक है और उसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने आइन को बताया हुआ है। टाइम तो क्योंकि थोड़ा शॉर्ट रह गया है, उर्दू बुक का भी देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग उर्दू में मेजॉरिटी जो उर्दू में पेपर दे रहे हैं, उर्दू में पेज नंबर था इसका पाकिस्तान में आइनी इर्तका 60 पेज। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। पेज 60, अच्छा। पाकिस्तान में आइनी इर्तका, आइनी इर्तका के बारे में बैकग्राउंड आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट 1973 के आइन के ऊपर आएंगे। 56 का आइन है ये 62 का आइन है और हमारा जो टॉपिक है वो 73 का आइन है। वही बातें हैं, जो चीज़ें इसमें नहीं होंगी सिर्फ मैं वो बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश वाली बुक से मैंने आप लोग को उर्दू में ट्रांसलेट करके सब कुछ बता दिया है। 73 के आइन की जो खसूसियात, इस्लामी दस्तूर ये हम पढ़ चुके हैं। तहरीरी आइन है। तहरीरी आइन में वही 280 दफ़ात हैं, 12 हिस्से हैं, 6 गोशवारे जिनको शेड्यूल्स कहा जाता है। इस्तवार आइन है। इस्तवार आइन वही रिजिड जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि 2 तिहाई की अक्सरियत चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी अगर हो तो इसमें तरमीम की जा सकती हैं। फेडरल तर्ज हुकूमत है इसमें। 2 ऐवानी मुक़न्नना बाई कैमरल जिसे कहते हैं, सेनेट और कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली। और दूसरा ये कि इन दोनों को कलेक्टिवली मजलिस शूरा कहा जाता है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत होगा जिसमें वज़ीर आज़म जो है वो हाउस लीडर ऑफ द हाउस होगा। सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र है, आज़ाद अदलिया का जिक्र है, बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, सरकारी ज़बान बताई गई है कि उर्दू जो है वो सरकारी ज़बान है। डायरेक्ट इलेक्टोरेट का जिक्र है, बराह रास्त मखलूक तरीक़े हुकूमत है।
ये बुक शायद पुराने एडिशन की, तो उसमें 17वीं तरमीम के तहत मुल्क में इंतखाब का मखलूत तरीक़ाकार अपनाया गया। बहरहाल मौजूदा दौर में भी यही चीज़ें ज़िक्र है। मखलूत में आ जाता है, जेंडर मिक्स आ जाते हैं, आप मेल फीमेल किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 73 के इस्लामी दफ़ात को अगर हम देख लें तो हाकमियत अल्लाह ताला की बताई गई है, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है, सरकारी मज़हब इस्लाम होगा, कुरान पाक की इग़लात और पाक दबात, कुरान पाक में कोई रूगर्दानी नहीं की जाएगी, लाजमी दीनी तालीम दी गई है इंटर तक इस्लामियात, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इस्लामियात जो है वो लाजमी है। सूद का खात्मा है, ज़कात और उशर, ये वो शिकें जो ज़िया के दौर में इस्लामाइजेशन जब हुई उसमें आई गई थी, इसमें सूद को ख़त्म किया गया था, ज़कात आया था, उशर, उशर होता है लैंड टैक्स होता है, ज़मीन के 10वें हिस्से का जो टैक्स दिया जाता है उसे उशर कहा जाता है, और ये भी इसका शरई तकाजा होता है, जिस तरह ज़कात दी जाती है ना, इसी तरह उशर भी दिया जाता है। इस्लामी उसूल होंगे, उसकी पासदारी की जाएगी, आइन कहता है। अक़लीतों के मजहबी हकूक़ होंगे, ये भी इस्लामिक शिक ही कहती है कि इस्लाम जो है वो अक़लीतों को हकूक़ देता है। इस्लामी नज़राती कौंसल का क़याम का इदारा कायम किया जाएगा, और जैसे आपको पता है उसमें मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो थे वो थे इसके, जिनको अभी मुशीर भी बना दिया है इमरान खान ने। इस्लामी इक़दार का पास किया जाएगा, कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए जाएंगे जिसमें क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। इस आइन के मुताबिक इस्लामी माशरे का क़याम अमल में लाया जाएगा, माशरती बुराइयों मसलन जुआ, इसमत फरोशी, मंशियात का इस्तेमाल और फौश लिटरेचर की अशात पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि ये बुराइयाँ एक इस्लामी माशरे के लिए नासूर हैं, और शायद यही वजह थी कि मंटो को जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक, ये आइन कहता है कि पाकिस्तान जो बरादर इस्लामी ममालिक है उनके साथ एक दोस्ती का और एक बरादराना ताल्लुक़ कायम रखेगा। तो ये बहुत सिंपल आइन है, इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, फाइनेंशियल टाइप हो या समझ से बाला हो। तो आप लोग जो हैं, अगर किसी ने कार्ल मार्क्स की मैनिफेस्टो पढ़ी हो तो वो किसी के समझ भी नहीं आती है, उसको पढ़ने के लिए पहले इकनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, सोसाइटी पढ़नी पड़ती है, सोशोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो उसके बरक्स जो पाकिस्तान का मैनिफेस्टो आइन है वो बहुत ही ईजी है और इसको समझना बहुत आसान है। तो आज के सवाल पे हम आते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है। सवाल क्या है, हमने आइन को पूरा स्टडी किया, इसको हमने बुक्स में भी देख लिया। पिछला सवाल प्रोविजनल ऑटोनॉमी के हवाले से था। ये सवाल थोड़ा सा करंट सिनेरियो के बेस पर है कि आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी पिछले दिनों, लास्ट ईयर की बात है कि जब एक कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा का ऐलान किया, जिसको बाद में तनकीद का सामना करना पड़ा, और वो फिर फैसला मुअत्तल हुआ कि मुशर्रफ को बुलाकर फांसी दी जाए कि उसने आइन तोड़ा है। एक मुंतखब हुकूमत थी, उसको गिराया और आइन मुअत्तल किया। तो बहरहाल इसमें प्रोस एंड कॉन्स थे। एक और अदलिया ने फिर इस फैसले को मुअत्तल किया, एक अदलिया ने सज़ा दी, दूसरे अदलिया ने इसको मुअत्तल किया। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? PMLN तो बोलती रहती है कि मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का लगना चाहिए, जो कि संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो आप लोग क्या समझते हैं? अगर एक तरफ देखा जाए तो मुशर्रफ दौर में बहुत सारे काम भी हुए, हमारा डॉलर भी स्टेबल था, करप्शन भी रुकी हुई थी, या आप लोग को लगता है कि डिक्टेटर की हुकूमत थी तो इसलिए पता नहीं चला, करप्शन हुई लेकिन पता नहीं चली, क्योंकि मुशर्रफ के आते ही हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में गए, तो उस दौरान हमें पैसे भी बहुत मिले अमेरिका की तरफ से, उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो पैसे कहाँ लगाए गए, किधर गए, किसके खाते में कितना गया। तो बातें दोनों हैं। तो आप लोगों की क्या इंसाइट्स है इस हवाले से, कि आप लोग क्या कहते हैं कि मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 जायज़ लगा था, उसके जराइम गलत थे, या गलत था? वो अच्छा हुक्मरान था, उसने बहुत अच्छे काम किए, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए, चीज़ें की। तो इसको आप कमेंट करें और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।